नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पुनः आपके सामने आ चुके हैं कक्षा 8 के मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो गणित विषय का है। उसमें जो हम लोग पीछे के प्रश्न थे 25 नंबर सवाल तक, तो 25 नंबर सवाल तक हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम 25 नंबर के आगे यानी 26 नंबर सवाल से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो 26 नंबर सवाल है, उसमें हमसे कहा गया आयलर सूत्र F प्लस भी बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, ये हमको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन में दिया ए में F बराबर फलक की संख्या, बिल्कुल सही है। F को फलक की संख्या से दर्शाया जाता है, या फलकों की संख्या को F से दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी में दे दिया भी बराबर बिंदुओं की संख्या, यानी बिंदुओं की संख्या को भी से दर्शाया जाता है, जो गलत है। बिंदुओं की संख्या को भी से नहीं दर्शाया जाता, बल्कि भी को कोण की संख्या या फिर शीर्षों की संख्या से दर्शाया जाता है। तो यही जो है वो हमारा गलत है, मतलब ये सही नहीं है और हमको गलत छांटना था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी में कहता है कि ई बराबर किनारों की संख्या, तो किनारों की संख्या को ई से दिखाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। डी में दे दिया दो संख्या है, तो हाँ, यहाँ जो आप देख सकते हैं ई के प्लस में आपका दिया हुआ है 2, तो 2 एक प्रकार का क्या है, संख्या है, तो ये भी आपका सही है। तो सही कौन नहीं है, ऑप्शन बी, इसीलिए ऑप्शन बी को हम अलग छांट सकते हैं। अब इसके बाद आगे बात करें सवाल नंबर 27 का, तो इसमें कहता है कि इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय का मतलब होता है जिनकी तीन विमाएं हों। तो तीन विमाएं का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो आप ध्यान देंगे, जब आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो इसमें दे दिया आयत, बी में दे दिया प्रिज्म, सी में दे दिया घन और डी में दे दिया शंकु। तो प्रिज्म, घन और शंकु ये त्रिविमीय चित्र कहलाते हैं, या त्रिविमीय वस्तुएं कहलाती हैं, ठोस कहलाते हैं। लेकिन आयत जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता, इसीलिए इसको हम त्रिविमीय नहीं कह सकते। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिविमीय नहीं क्या है, द्विविमीय चित्र है। अब इसके बाद आगे की बात करें तो आगे जो हमारे पास सवाल है वो है 28 नंबर। तो 28 नंबर सवाल में हमसे क्या कहता है, उसको सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे बोलता है 28 नंबर सवाल में कि निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 आयलर सूत्र दिए गए हैं, लेकिन इसमें 3 सही है और 3 गलत है और 1 सही है। तो यहाँ जो आप पहला नंबर ऑप्शन देख रहे हैं वही आपका बिल्कुल सही उत्तर है, F प्लस भी बराबर E प्लस 2, यही सही है। बाकी सब के सब जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे वो बी में ऑप्शन बी में दिया हो F माइनस भी बराबर E प्लस 2, ये भी गलत है। सी में जो दिया हुआ है F माइनस भी बराबर E माइनस 2, ये भी गलत है। और डी में दे दिया है F भी बराबर 2E, ये भी गलत है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 29 को। इसमें कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है, मतलब कौन सा संबंध इसमें सही है। तो आपको हम एक बात बता दें कि जब भी त्रिभुज की रचना होती है तो उसमें दो भुजाओं को अगर जोड़ा जाए तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस त्रिभुज की बात करें, पी क्यू आर दिया हुआ है, तो अगर ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है तो इसमें कहता है कि पी क्यू, ऑप्शन ए को आप देखिएगा तो यहाँ बोला पी क्यू प्लस पी आर छोटा है किससे, क्यू आर से। जब दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या तीसरा से छोटा होगा, बिल्कुल नहीं। जब दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं। तो ये जो आपका ऑप्शन ए था वो गलत हो गया। ऑप्शन बी के पास चलते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा होगा पी आर से, यही बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है। ये दो भुजा आप देख रहे हैं, ये दोनों भुजा का योग जो है वो बड़ा है किससे, एक भुजा से। दो भुजाओं का योग पहली भुजा से बड़ी है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बनना संभव है। लेकिन यही ऑप्शन सी में अगर देखें तो पी आर प्लस क्यू आर, दो भुजाओं का योग जो है वो छोटा कह दिया किससे, पी आर से, तो ये भी गलत हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी कह दिया, ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 30 का, तो इसमें कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है उसमें आपका पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं सवाल नंबर 31 का। तो सवाल नंबर 31 में आपके सामने दिया हुआ है, देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले वो जानिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू डी1 इंटू डी2। यानी
ऐसे समझिए 1/2 d1 का मतलब पहला विकर्ण गुना d2 का मतलब दूसरा विकर्ण। अब इसी को आप हल कर लीजिए तो 1/2 इंटू d1 आपके पास कितना है, पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है 24, तो गुना में लिखेंगे 24, फिर गुना d2 के जगह पर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे 10, और इसको काटेंगे तो 2 से जब काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 पचे 10। अब इसको अगर हल करते हैं तो आपको मिलेगा 24 पचे 20 से 120, और अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का पावर 2 होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर के रूप में आता है और आयतन क्यूब के रूप में आता है। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 32 का। सवाल नंबर 32 में कहता है यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुना में होता है ऊंचाई, गुना में क्या हो जाता है ऊंचाई। अब आपको बता दें कि ये समांतर भुजाओं का योग जो है वो पहले कोष्ठ में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 1/2 गुने समांतर भुजा का मान क्या दिया हुआ है, पहला समांतर भुजा है आपका 8, तो 8 सेंटीमीटर, फिर जोड़ना है क्योंकि योग करना है। दूसरा समांतर भुजा है 10, तो यहाँ लिखिए 10, और इंटू गुना में दिया हुआ है ऊंचाई, तो ऊंचाई तो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 ले लीजिए। अब इसको हल कीजिए तो 1/2 गुने 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और गुना में 5। जब आप 2 से 18 को काटिएगा तो 2 9 18, 9 बार में कटेगा, और जब गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 आ जाएगा। और क्षेत्रफल है और माप जो इसका दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन सी में दिया है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके बाद अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है 33 नंबर प्रश्न में, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो एक बात आपको बता दें कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर सूत्र होता है a क्यूब, यानी a क्यूब को हम बोल सकते हैं भुजा का पावर 3, यानी भुजा का क्यूब। अब बताइए कि अगर भुजा का क्यूब है तो भुजा आपके पास है कितना 5, तो 5 का क्यूब कर दीजिए। जब 5 का क्यूब कीजिएगा तो 50 25 पचे 125, यानी 125 आपका आंसर हो गया। इसी के जगह पे यदि समझ में ना आए तो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिखेंगे, और ये तीनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 125। अब यहाँ पे आयतन निकालना है, याद रखिएगा आयतन निकालना है, और माप दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब होगा क्योंकि आयतन में 3 बार गुना किया गया है सेंटीमीटर को, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब किसमें है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं, यानी 34 नंबर प्रश्न को। कहता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको समझिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 6a स्क्वायर। ए भुजा को सूचित किया जाता है ए से, लेकिन यहाँ पर आप जब देखिएगा तो आपके ऑप्शन में ए कहीं नहीं दिया हुआ है, ए के स्थान पर क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। तो 6a की जगह पर ही हम क्या लिख सकते हैं, 6l स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6l स्क्वायर किसमें है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही सवाल पूछा होता कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4l स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगले प्रश्न में जो 35 नंबर प्रश्न है उसको आपके सामने रखते हैं। देखिएगा, इसमें कहता है कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बॉक्स का आयतन क्या होगा। एक बात बता दें आपको कि जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दिया हुआ रहता है हमको, तो वो घनाभ के आकार का कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक घनाभ का चित्र बना करके समझाते हैं। मान लीजिए ये एक घनाभ है, ये क्या है, एक घनाभ है। अब इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। मान लीजिए ये जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है। ये आपका चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, तो इस चौड़ाई को कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, इसका आयतन निकालना है। तो अगर घनाभ का आयतन हम निकालें, या बॉक्स का आयतन मान लीजिए, तो अगर हम बॉक्स का आयतन निकालें तो बॉक्स का आयतन का सूत्र होता क्या है, LBH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई आपके पास कितना है 10 गुना चौड़ाई कितना है 5 और ऊंचाई कितना है 3।
तीनों को गुना कर दीजिए, 10 पचे 50, 50 दिया 150 यानी 150। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था, सॉरी आयतन निकालना था, तो आयतन जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि माप दिया हुआ है सेंटीमीटर में और यहाँ पर आयतन निकालना है, तो आयतन में 3 बार सेंटीमीटर गुना होगा, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप देख सकते हैं 150 सेंटीमीटर क्यूब आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ भी 150 है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, अगर क्षेत्रफल रहता तब स्क्वायर होता, आयतन है इसीलिए क्यूब होगा। गलती से भी कंफ्यूज होकर के और गलत उत्तर पे टिक ना करेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न जो 36 नंबर है, इसमें कहता है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताइए या आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपको करना क्या है तो समझिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बेलन का क्या क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया। तो चलिए एक बेलन बनाते हैं। ये आपका बेलन है, इस तरह का सिलेंडर जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ये आपका बेलन है। अब इसका क्या क्या दिया, त्रिज्या दिया, त्रिज्या तो बीच से स्टार्ट होता है, तो ये जो त्रिज्या है वो आपका दे दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हुआ। और ऊंचाई इसका दिया हुआ है हाइट, वो हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसी का आपको क्या निकालने के लिए कह दिया, आयतन। अब इसका जब हम आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब पाई के जगह पर कितना रखेंगे 22/7, आर के जगह पर कितना रखेंगे तो 7 है, तो 7 गुने 7 दो बार लिख लेंगे। और ऊंचाई आपके पास कितना है 5, तो 5 लिखिए, 7 से 7 कट जाएगा। इसके बाद अब गुना करेंगे तो 5 सते 35, तो 22 तो पहले से था और 35 गुना करने के बाद और आ गया। अब दोनों को गुना करेंगे तो 22 बचे 110 का 0, हासिल बचेगा 11, 22 दिया 66, 66 और 11, तो 66 में एक पहले जोड़ दिए तो 67 और 67 और 10 77, यानी 770। अभी आयतन निकालना था तो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। आप देख सकते हैं 770 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ दिया हुआ है, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब दिया है बी में और सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था डी में। तो गलती से भी स्क्वायर पे क्लिक नहीं करेंगे, मतलब स्क्वायर वाला आंसर पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयतन पूछा गया है। तो आयतन पूछा जाएगा तो आयतन के रूप में क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है। समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या फिर आपको आपके लिए लाभप्रद हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास, और अगर इसी तरह का वीडियो लगातार चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब चलें आगे। अगला सवाल जो हमारे पास दिया है वो है 37 नंबर सवाल कि वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा क्या है। तो 15 से 20 का जो निम्न सीमा पूछा है उसमें आपका 15 है, उच्च सीमा 20 है, तो 15 निम्न सीमा है। तो कौन सा ऑप्शन में आपका 15 दिया हुआ है, 15 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही है। इसी से हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछता कि माप क्या है, इस वर्ग अंतराल की माप क्या है या अमाप क्या है, तो उस कंडीशन में आप बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटा देते। जैसे अगर हमसे ये पूछता कि इस वर्ग अंतराल का माप बताइए, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते तो माप आ जाता 5। इसी में आपसे पूछ दे कि वर्ग चिन्ह बताइए, क्या बताइए वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बताने के लिए दोनों जो वर्ग अंतराल की संख्याएं हैं जैसे 15 और 20, ये दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर दिया जाता है। तो 20 और 15 हो जाएगा 35 और 35/2, या तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर आप 35 में 2 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 17.5 यानी 17.5, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं था, हमको सिर्फ निम्न सीमा बताना था, तो निम्न सीमा आपका बी 15 आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले सवाल का। तो अगला सवाल जो हमारे पास 38 नंबर है उसमें कहता है कि आंकड़े 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 2 का परिसर क्या है। परिसर आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो याद रखिएगा जब भी आपको परिसर ज्ञात करने के लिए कहता है तो परिसर निकालने का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जितनी भी आंकड़े दिए हुए होंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसका छोटे वाले के साथ अंतर ज्ञात कर लेंगे, आपका परिसर निकल जाएगा। तो अगर हमसे परिसर निकालने के लिए कह रहा है तो परिसर बराबर हम निकालेंगे कैसे, तो परिसर निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला, तो बड़ा वाला 12 है तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब इससे छोटा कौन है, मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा नहीं, सबसे छोटा कौन है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। और जब 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में माध्य निकालने के लिए कहता, क्या निकालने के लिए कहता, माध्य। अगर माध्य निकालने के लिए कहता तो हम लोग क्या करते, माध्य निकालने के लिए हम लोग सबको पहले जोड़ते हैं, यानी 7 + 6 + 8 + 12 + 2 + 4 + 6 + 2, इसको जोड़ करके और जितनी संख्याएं हैं उन सब से भाग कर देते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 से भाग कर देते। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ा जाता है, तो 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 12 33, 33 और 2 35, 35 और 4
35 4 हो जाएगा 39, 39 और 6 हो जाएगा 45, 45 और 2 47। तो 47/8 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो दशमलव में बदल सकते हैं। तो माध्य या फिर औसत निकालने के लिए कहेगा तो ये तरीका है। अगर हमसे पूछ दे कि बहुलक क्या है, कभी बहुलक पूछ दे तो बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आया है? 2 भी आपका 2 बार आया है और 6 भी आपका 2 बार आया है। तो या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर? अब आगे बात करें तो अगले प्रश्न की ओर जब चलेंगे तो अगले प्रश्न में आपके सामने दिया हुआ है कि मिलान चिन्ह इस तरह का दिया हुआ है आपके सामने। हम दिखाने का प्रयास करते हैं 1 2 3 4 और अगला में 2 को ऐसे काटा हुआ है। ये आपका जो दिया हुआ है वहां पे सवाल में ये गलत है। तो आप कहिएगा सही क्या है? तो सही ऐसे होता है, 4 लाइन जब सीधा होता है तो 5वां लाइन इसको काटते हुए आगे की ओर बढ़ता है। क्लियर? इसके बाद ये 2 लाइन है, इसका जो 1 लाइन तिरछा वाला है वो 2 पर चला गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है। समझ गए? अब आपको पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, इस वर्ग चिन्ह का या मिलान चिन्ह का, सॉरी मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह का मान क्या होगा? तो यहाँ पे इसको 5 बोला जाता है। 4 खड़ा लाइन और 1 तिरछा लाइन को 5 बोलते हैं और 2 यहाँ है, तो 5 और 2 7 और 7 किस में दिया है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न में यानी 40 नंबर प्रश्न जो आपके सामने आया उसमें कहता है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह बताइए। अब बताइए, वर्ग चिन्ह बताना है तो वर्ग चिन्ह बताने के लिए तो आपका एक तरीका बताए थे कि जो भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसके निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाले? 30 और 20 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 50 और बट्टा में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। और यही जो 25 आया वो क्या है? हमारा वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह 25 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब आगे बात करें अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न में जो हमारे सामने 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है उसमें कहता है कि 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 15 का स्क्वायर, चलिए लिखते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। जब ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो मान क्या आएगा? तो चलिए 15 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 225 और प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 325, क्योंकि 225 और 100 325 और 325 आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न 42 जो है उसमें दिया हुआ है क्यूब रूट 1000। तो 1000 का क्यूब रूट निकालना है। अगर हम 1000 का क्यूब रूट निकालें तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्यूब रूट निकालने के लिए कहेगा तो आप एक ही संख्या को 3 बार लाने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके पास है 1000 को आप डायरेक्ट 10 से भी काट सकते हैं, तो 10 से 100 बार में 1000 आ जाएगा, फिर 10 से काटिएगा तो 10 बार में 100 आएगा, मतलब 3 ठो 10 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10, यानी 3 10 को आपस में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 1000। और हम लोग जब घनमूल निकालते हैं तो बताते हैं कि 3 के बदले 1 ठो बाहर निकलता है, तो इसका जो घनमूल निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 10, और यही आंसर हो जाएगा। तो 10 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न का, तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न में आपसे कहता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो, जैसे आप लोग कभी ग्राफ देखे होंगे, ये आपका ग्राफ है, तो इसको कहा जाता है मूल बिंदु। इधर एक्स अक्ष होता है, यहाँ पे एक्स डैश अक्ष होता है, यहाँ वाई अक्ष होता है और नीचे वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटने वाली बिंदु, उसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है उसको। अगर हम मूल बिंदु के बारे में बात करें तो मूल बिंदु जो होता है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के कटान बिंदु को कहा जाता है, यानी इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा 0 0। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ भी 0 0 है और ऑप्शन बी में भी 0 0 है, ऑप्शन सी में भी 0 है और ऑप्शन डी में 0 1 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन क्या ए के जगह पर जो 0 0 है कोष्ठ के अंदर वो सही होगा, या बी में जो दिया हुआ है 0 0 ये सही होगा, या सी में जो 0 दिया हुआ है वो सही होगा? तो याद रखिए जब भी निर्देशांक लिखा जाता है तो निर्देशांक को हमेशा कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है और उसमें 2 संख्याएं आती हैं, शून्यक आता है, एक x कहलाता है और दूसरा y कहलाता है। तो यहाँ पे 2 होगा, 2 ठो मान आएगा, तो ये तो आपका सी गया काम से, क्योंकि इसमें 1 था। दूसरा चीज कोष्ठ के अंदर लिखना चाहिए, तो कोष्ठ के अंदर लिखा हुआ नहीं है बी में, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब आगे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यानी 44 में कहता है कि निर्देशांक 4, -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में है। तो अब हम आपके सामने एक चतुर्थांश प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए मान लीजिए 2 अक्षों के द्वारा यानी x अक्ष और y अक्ष के द्वारा किसी समतल को 4 भागों में बांटा गया। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है और ये y डैश है। ये जो आप देख रहे हैं
इधर ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ऊपर प्लस वाला होता है और ये माइनस वाला होता है। जब इस चतुर्थांश में हम बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश में, तो पहले एक्स अक्ष वाला लिखा जाता है, तो एक्स अक्ष जो है वो प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद वाई अक्ष वाला, तो वाई अक्ष भी क्या है, प्लस में, तो ये भी प्लस हो जाएगा। मतलब पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है। दूसरा बात करें तो दूसरा में जब चलिएगा तो पहले एक्स अक्ष वाला लिखा था, तो एक्स अक्ष में क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। दूसरा वाई अक्ष में क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। यानी जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश है, उसमें आपका क्या आ जाता है, माइनस और प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश में चलते हैं। जब हम तीसरे चतुर्थांश में चलेंगे तो पहले एक्स अक्ष वाला, तो एक्स अक्ष वाला माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और वाई अक्ष वाला भी माइनस में है क्योंकि इन्हीं दोनों से तो ये चतुर्थांश बना है, तो इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। अब बात करेंगे चतुर्थ चतुर्थांश का, तो चतुर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले एक्स वाला लिखना है, तो एक्स वाला प्लस में है और वाई वाला माइनस में है, वाई वाला माइनस में आ जाएगा। क्लियर। अब आपको ये समझना है कि कौन सा चतुर्थांश में क्या आने वाला है, 4,-5। तो अब देखिए 4 जो है वो प्लस में है और 5 माइनस में है, यानी प्लस माइनस किस में होगा, प्लस माइनस किस में होगा, तो प्लस माइनस देखिए आप चतुर्थ चतुर्थांश में दिया है, तो आपका चतुर्थ चतुर्थांश ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल को। तो 45 नंबर सवाल में क्या कहता है समझिएगा, कहता है बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है 5,3 का x निर्देशांक है, मतलब इसमें जो x का निर्देशांक है वो क्या है। एक बात बता दें कि जब भी a दिया हुआ है 5,3 तो उसमें 5 वाले को कहा जाता है x, यानी फर्स्ट वाला x होता है और बाद वाला y होता है, तो x बराबर 5 हो गया और y बराबर 3 हो गया। हमसे x का निर्देशांक पूछा है तो x का 5 है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे 46 नंबर सवाल का। इसमें कहता है बिंदु ए जिसका निर्देशांक -3, -5 है का y निर्देशांक क्या है। अभी आपको x निर्देशांक निकालने सिखाए तो y निर्देशांक तो और हल्का है, उसी के जैसा फर्स्ट वाले को x कहेंगे, बाद वाले को y कहेंगे। इसमें y का मान पूछा है तो y का मान -5 है, तो -5 आपका ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब आगे बात करें अगला सवाल का, तो अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है 47 नंबर। तो ये 47 नंबर सवाल हमसे क्या पूछता है उसको समझिए। कहता है बिंदु C, एक बिंदु C दिया हुआ है जिसका निर्देशांक 3,-5 से कितनी संख्याएं या कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो मान लीजिए कोई भी निर्देशांक है, निर्देशांक का मतलब बिंदु होता है, जैसे 3,-5 है, तो ये किसी बिंदु को निर्देशित करता है, किसी बिंदु को दिखाता है। अगर ये कोई बिंदु है तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। अब आप थोड़ा सा सोच करके देखिए कि ऑप्शन किस में अनंत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है उसमें आपका दिया हुआ है देखिए 1, ऑप्शन बी में दे दिया 3, ऑप्शन सी में दे दिया 5 और ऑप्शन डी में दे दिया अनंत। तो आपका कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी अनंत जो है वही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। तो अगला प्रश्न जो है हमारे सामने वो है 48 नंबर। इसमें कहता है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, यानी एक पासा, लूडो खेलते होंगे आप, तो लूडो में जो पासा होता है जिसमें 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित होते हैं, लिखे होते हैं, या फिर 1 से लेकर के 6 बिंदु बने हुए होते हैं, उनको पासा कहा जाता है। तो उसको जब एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या उसमें आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। मतलब कितनी संख्याएं आ सकती हैं, तो 6 संख्याएं आ सकती हैं कुल। तो कुल 6 संख्या ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कुल परिणाम का मतलब टोटल कितने संख्याएं आ सकती हैं, तो टोटल 6 संख्याएं आ सकती है, इसलिए 6 आपका आंसर हो जाएगा। आगे जो सवाल दिया हुआ है अगला सवाल आपका 49 नंबर। इसमें कहता है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा को क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो सबसे पहला बात कि जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो कुल परिणाम जो होता है, जो प्राप्त कुल परिणाम होता है, उसको हम लोग बटा के नीचे लिखते हैं और सवाल के आधार पर जो संख्याएं आती हैं उनकी संख्या को हम ऊपर लिखते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें कि जब पासा को फेंका जाएगा तो कुल परिणाम क्या होगा। सबसे पहले हम ये वाला सवाल बना रहे हैं, कुल परिणाम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो समझाना नहीं है किसी को, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब संभावित परिणाम या फिर विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या क्या होगा, विषम संख्या आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन विषम संख्या आएगा। तो 1 जो है वो विषम संख्या, 3 विषम संख्या और 5 विषम संख्या, तो लिखेंगे 1, 3, 5 ये विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, विषम
संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्याओं की संख्या 3 ठो है तो 3 लिखेंगे। अब अगर हमको प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है, प्रायिकता निकालने के लिए किसका कह रहा है कि विषम संख्याएं आएंगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो विषम संख्या के बारे में बात किया तो विषम संख्या कै गो है, 3 गो, तो 3 ऊपर, और टोटल कै गो आ सकता था, 6 गो, तो ये 6 जो आएगा वो नीचे। अब इसको काटिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2, और 1/2 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं सवाल नंबर 50 का, जो इस सेट का या इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो इस मॉडल पेपर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसको हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोलता है, समझिएगा। यहां बोला कि एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक बात बता दें आपको कि जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस थैले में कितने गेंद हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुल परिणाम का, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम का मतलब उसमें कितने गेंद हैं। तो कौन कौन तरह के गेंद हैं, तो पहला 4 ठो लाल गेंद है और 3 पीली गेंद है, तो 3 पीली गेंद। अब आपसे पूछे कि कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की